नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समागम में। हर बार हम अपने इस कार्यक्रम में आपको देश प्रदेश की जानी मानी हस्ती से रूबरू कराते हैं और जानते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ उनके प्रोफेशन से जुड़ी कई बातें। तो आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है श्री LM पेलवाल सर, जिनके पास जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन की, और वे महिलाओं को कितना आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने उनको आजीविका से जोड़ा हुआ है अलग अलग गतिविधियों के साथ। तो आइए हम उनसे जानते हैं महिलाओं के बारे में कि वो किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से उन्हें वो आगे बढ़ा रहा है। तो नमस्कार बेलवाल सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिनको आप लेकर चल रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी महिलाओं के बारे में कि महिलाओं का आपने इतना सशक्त किया है कि वे आज अपनी आजीविका खुद चला रही है। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जब कोविड का दौर था, उस समय भी महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक गैप सा, एक वैक्यूम सा आ गया था कि वो अपना काम जिस तरीके से पहले किया करती थी उस तरीके से नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी आपने उन्हें जोड़े रखा आजीविका से। आज की स्थिति में हमारे पास लगभग 61 लाख महिलाएं जी। स्व सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं। लगभग 5 लाख स्व सहायता समूह बन चुके हैं और पिछले एक साल में लगभग 15 लाख महिलाओं को हमने स्व सहायता समूह से जोड़ा है। जहां कोविड पीरियड का जहां तक प्रश्न था, वो तो एक बिल्कुल ऐसा समय था जिसमें सब लोग परेशान थे। कहीं भी कोई खुशियां नहीं थी, लोग बिल्कुल अंधेरा छा गया था। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने कई तरीके से काम किया। आप देखिए कि जैसे मास्क बनाने का काम है, सैनिटाइज़र बनाने का काम है, यहाँ तक PPE किट्स भी उन्होंने बनाए और बना के उस समय मास्क बनाने का काम शुरू ही हुआ था। तो मास्क बाज़ार में इतने आसानी से नहीं मिलते थे, लेकिन हमारी महिलाओं ने बना के लोगों को उपलब्ध कराए, करोड़ों में मास्क बनाए। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात उन्होंने क्या की कि जो लोग बाहर से आए थे, दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे थे और वापस लौट रहे थे, उनके लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जगह जगह पर कैंप खोले गए थे ताकि वो कुछ दिन वहाँ पर रह सकें। वहाँ पर हमारी महिलाओं ने उनको खाना खिलाया, उनको पानी पिलाया, खाना बनाते थे, खिलाते थे। और ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वरना इतने लाखों लोगों को खाना खिलाना भी संभव नहीं हो पाता था। उस समय हमारी महिलाएं आगे आई और उन्होंने ये काम किया। जैसे सर आपने खाना खिलाने की बात की कि महिलाएं जो लोगों को खाना खिलाया करती थी कोविड के दौर में, तो डेफिनेटली वो एक्सपर्ट भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद आपने एक नया कॉन्सेप्ट लाया दीदी कैफ़े का। उस बारे में आप बताइए कि ये कैसा कॉन्सेप्ट आपने लाया और लोगों को दीदी कैफ़े से जोड़ा? ये बताइए। हमारे जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जी। वो लगभग 160 गतिविधियां आज कर रही हैं। 160 गतिविधि। 160 जिसको हम बोलते हैं इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, आय मूलक गतिविधियां। जी, जी। उनमें से एक जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ वो है दीदी कैफ़े। जी। दीदी कैफ़े में हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास पूरे प्रदेश में 140 ऐसे दीदी कैफ़े खुल गए हैं, जहाँ पर महिलाएं हमें वो रेस्टोरेंट टाइप है, भोजनालय है, उसको चलाती हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में चलाती हैं। और यहाँ भोपाल में आप देखिए, वल्लभ भवन में एक दीदी कैफ़े खुला है, मुख्यमंत्री आवास में एक दीदी कैफ़े खुला है, स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस में एक दीदी कैफ़े खुला है, पंचायत जो जिला पंचायत ऑफिस है वहाँ पर दीदी कैफ़े खुला है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं खोलना, इन सारी महिलाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट और जो है मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो विंग है, वहाँ पर हमने इन लोगों को प्रशिक्षित किया है और प्रॉपरली ये इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि आप लोग भी वहाँ जाइए और एंजॉय कीजिए इसको कि इतना अच्छा मैंने खाना ज़रूर बनाते हैं। एंजॉय किया है। मैंने वल्लभ भवन के दीदी कैफ़े में भी खाना खाया है और मुख्यमंत्री आवास में भी खाने का मुझे मौका मिला है उनके हाथों का। तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि हम कई गाँवों में जाते हैं, हर लोग गाँव को गोद लेते हैं। सांसद कहते हैं कि हमने इस गाँव को गोद लिया है और कभी कोई कहता है कि हमने इस गाँव को गोद लिया है। लेकिन उसके बावजूद अब एक नया कॉन्सेप्ट सुनने में आया है, समृद्ध गाँव, और मैंने ये भी सुना है कि शायद वो कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं। तो इस बारे में आप बताइए कि समृद्ध गाँव किसे मानते हैं और महिलाएं उसको किस तरीके से समृद्ध बना रही है? जी, मध्य प्रदेश में ही आपने सही कहा कि ये समृद्ध गांव का कंसेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब है कि एक गांव में जो भी जितनी महिलाएं हैं, वो कम से कम 10,000 रुपया प्रति माह उनकी अगर इनकम होती है, तो हम ये मानते हैं कि पूरा गांव समृद्ध हो गया है। लेकिन अभी कुछ दिन से हमने कहना शुरू कर दिया है 10,000 पर्याप्त नहीं है, तो 12,000 होना चाहिए,
क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,40,000 साल भर की है। तो अगर हम 12,000 कहते हैं तो 1,44,000 हो जाता है। जी जी। तो हम अब इस कंसेप्ट में काम कर रहे हैं कि कम से कम 12,000 रुपया, और 12,000 होना मतलब एक बार पर्याप्त नहीं है, उसको 3 साल तक लगातार देखेंगे कि उसमें कमी तो नहीं आ रही है, उसमें लगातार वृद्धि होनी चाहिए। और ऐसे गाँव को ही हम समृद्ध गाँव कह रहे हैं, अर्थात वो गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं। वहाँ की सारी महिलाएं जो है अब आत्मनिर्भर हो गई हैं, उनको किसी के आगे अब पैसे के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर धीरे धीरे ये गांव सारे समृद्ध हो जाएंगे तो पूरा मध्य प्रदेश हमारा आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये कंसेप्ट इसके पीछे है। जो प्रधानमंत्री जी की हम बात कहें कि जो अभी एक बहुत बड़ा सम्मेलन अपने यहाँ G20 का चल रहा है और दिल्ली में उसका एक बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ जिसमें आप भी वहाँ गए हैं, तो वहाँ भी क्या समृद्ध गांव की कोई बात हुई है और उसको इंटरनेशनल लेवल पर मतलब उसको एक पहचान मिली है? देखिए, समृद्ध गांव के बजाय हमने शुरू से ही लखपति दीदी कहने का एक बात शुरू करी थी, मतलब हर परिवार को हमें लखपति बनाना है। अब समृद्ध गांव के बजाय अगर आप लखपति सोचें तो हमने पहले शुरू में 2012-13 में कहा था कि लखपति मतलब जो एक साल में 1 लाख रुपया कमाए। उसके बाद हमने 2015-16 में कहा था कि अब 1 लाख पर्याप्त नहीं है, 1,20,000 मतलब 10,000 रुपया महीना कमाए। और अब हम कह रहे हैं कि 12,000 रुपया प्रति माह कमाए, मतलब वो हमारी लखपति दीदी होगी। और आज ये पूरे देश में लखपति कंसेप्ट चला है और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में कई बार उन्होंने लखपति दीदी बोला है और पूरे देश अब बोल रहा है लखपति दीदी, लखपति दीदी। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कंसेप्ट मध्य प्रदेश से शुरू हुआ है और दीदियों को लखपति बनाना है। उसके पहले कोई किसी को कोई आराम नहीं है। अगर सारी दीदियां लखपति होंगी तो पूरा देश ही आत्मनिर्भर होगा। तो सर अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे अब कई कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम, हम उसमें देखते हैं कि हर जगह आजीविका मिशन की दीदियाँ हैं, हर जगह देखेंगे आजीविका मिशन की दीदियाँ वही मतलब उन कार्यक्रमों में दिखाई देती है। तो ये क्या कारण है कि उन्हीं को सब बुलाते हैं या क्या कारण है, इस बारे में? देखिए, अब मध्य प्रदेश में जो भी ग्रामीण महिलाएं हैं जो वंचित श्रेणी में आती थी, जिनके पास कुछ नहीं था, जो गरीब थी, निर्धन थी, उनको हम सबको जोड़ रहे हैं आजीविका मिशन से। तो लगभग 60 लाख महिलाएं हमने जोड़ दी और 2-3 लाख महिलाएं और जोड़नी हैं। तो जो भी कार्यक्रम होगा, अगर वहाँ कोई ऑडियंस बुलाई जाएगी तो डेफिनेटली ये लोग आएंगे और सम्मानपूर्वक। इसमें सबसे अच्छी बात है कि उनको सम्मानपूर्वक बुलाया जाता है और अब सब लोगों को कुर्सी पर बिठाया जाता है। ऐसा नहीं कि ज़मीन में बिठाएंगे। और वो भी अपने सम्मान के प्रति सचेत हैं और जानते हैं और उनमें सीखने की इच्छा है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो वो आएंगे तो कुछ न कुछ सीखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ उनको मार्गदर्शन देंगे। तो सर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और सच में सुकून की अगर कहीं जगह ढूंढनी होती है शोर शराबे से, काफ़ी अच्छी जगह है। कैंप किया है, ओनली गर्ल्स के लिए किया है, इसमें बॉयज़ नहीं है, सिर्फ गर्ल्स के लिए कैंप किया है। कौन सी क्लास में हो आप? मैं 6th क्लास। 6th क्लास। क्या क्या किया यहाँ पे आपने? मस्ती। आपका स्कूल कैसा है यार? अच्छा है। विवेकानंद राष्ट्रीय विद्यालय की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है डिसिप्लिन। वहाँ का डिसिप्लिन जो है वो सभी स्टूडेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बुरी टीचर कौन सी है आपकी? एक भी नहीं। बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा?
यहाँ का एनवायरनमेंट और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पर आए। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे, कुछ भी बुरा नहीं लगा। सब अच्छा है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। पानी का, खाने पीने का, बैठने का, डाइनिंग एरिया, सब कुछ एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी है। ये जो पूरा एरिया है तो पूरा ही सुंदर है और यहाँ का जो डेकोरेशन है और जो नेचर के साथ जो फीलिंग आती है वो ऑसम है, एक नंबर। और यहाँ पे बहुत से एडवेंचर करने की चीज़ें भी हैं, साइकिल भी है चलाने के लिए इस एरिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ पे अच्छी लग सकती हैं। अच्छा, आप 5th में कैंप पे गए थे और अब आप आए हो तो क्या फर्क महसूस करते हो दूसरी जगहों में और ये महुआ हाउस में? यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे अगर हम इसी जगह पे अगर किसी और रिजॉर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे ये इंडियन कल्चर, यहाँ पे एडवेंचरस चीज़ें, इंडियन कल्चर हमको जो भी जानने को मिला है वो चीज़ें अच्छी हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक नेचर वाली फीलिंग आती है और एक राजस्थानी वाली वाइब आती है। मतलब यहाँ पे ऐसे एडवेंचर भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो डेकोरेशन है वो बहुत अच्छी की गई है और यहाँ पे जो थिंग्स हैं उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। यहाँ पे पपेट्स लगाए गए हैं बहुत शानदार तरीके से। हमारा पहले टूर था ना, उससे ये कैंप काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे एडवेंचर्स ज़्यादा हैं और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का अरेंजमेंट और यहाँ की जितने भी हाउस कीपिंग्स है वो उन सबका नेचर भी बहुत अच्छा लगा। ये जो खाना बना इतना टेस्टी है कि हम है ना रुक ही नहीं सकते। हमने अगर एक बार खाना खा लिया ना तो हम दूसरी बार फिर आएंगे, हम रुक ही नहीं सकते, इतना टेस्टी खाना है। इडली सांभर और पोहा खाया था वो भी बहुत टेस्टी था और अभी दाल बाटी खा रहे वो भी बहुत टेस्टी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट और बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे इधर बैठ के खाने में। मध्य प्रदेश में रहते हुए भी राजस्थान की फीलिंग आती है इधर। बहुत अच्छा है और जो हमें खुली हवा मिल रही है वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और ये हमें सीख देता है कि हमें जो है हमारा ग्रीन जो इन्वायरमेंट है उसे सेव करना चाहिए। महुआ हाउस में जो है यहाँ पे सब तरह से नेचर का ध्यान रखा गया है। तो सर आपने दीदियों को तो लखपति बना ही दिया है और दीदियाँ लखपति है तो डेफिनेटली उनका परिवार भी लखपति की श्रेणी में आता है, लेकिन फिर भी उनके जो बच्चे हैं, उनके जो हस्बैंड है, कहने का पुरुषों की बात करी तो पुरुषों के लिए आपने क्या ऐसा जोड़ा है या क्या ऐसी गतिविधि जोड़ी है कि जो महिलाओं के जो पुरुष है वो भी काम पर लग जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। दरअसल जो महिलाएं हमारे समूह से जुड़ी हैं और एक बार उनको ये पता चल गया कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे आय अर्जन कर सकते हैं, वो बार बार बैंक से ऋण लेते हैं। और बैंक से ऋण लेने के बाद हमारे पास आज मध्य प्रदेश में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर महिलाओं ने अपने पति के लिए कुछ न कुछ रोज़गार स्थापित किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने ऑटो लिए, आटा चक्की बनाई, सेंटरिंग मटेरियल लिया। कुछ गांव तो ऐसे हैं, देवास में ही एक गांव है जिसका नाम है गुर्जर बापचा, वहाँ पर महिलाओं ने 18 ट्रक खरीदे हैं अपने पतियों के लिए। और जो पति पहले दूसरी जगह ड्राइवर का काम करते थे आज वो मालिक बने हुए हैं।
बैंक से भी उन्होंने लोन लिया है, मार्जिन मनी यहाँ से उन्होंने लिया है। इसी प्रकार जो बेरोजगार बच्चे बच्चियाँ हैं उनके लिए हम एक तो रोज़गार मेला लगाते हैं, दूसरा अगर खुद का अगर वो कारोबार कुछ बनाना चाहते हैं तो उनके एक आरसेटी होता है, आरसेटी में उनका प्रशिक्षण कराते हैं। और एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसमें हम बच्चों का प्रशिक्षण कराते हैं, जिससे वो कोई प्लेसमेंट लिंक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन माध्यम हमारा महिला है। अगर महिला हमारे सामने आएगी, समूह से जुड़ेगी, तो वो अपने पूरे परिवार के लिए इसमें कुछ न कुछ आय अर्जन का साधन जुटा सकती है। जो ये महिलाएं हैं, आपने जैसे कहा है कि वो अलग अलग गतिविधियों से जुड़ी हुई है, उन्होंने अपने हस्बैंड लोगों के लिए, जैसे आपने कहा, ट्रक खरीदा हुआ है। वैसे ही एक आजीविका एक्सप्रेस की भी आपकी एक योजना है जिससे आपने महिलाओं को जोड़ा हुआ है। तो ये आजीविका एक्सप्रेस, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे रन करता है, ये कैसे काम करता है? आजीविका एक्सप्रेस एक मतलब जो NRLM की योजना है, जिसमें महिलाओं को 6-6.5 लाख रुपए का ऋण दिया जाता है, और उस ऋण से वो, इस ऋण में उनको ब्याज नहीं देना होता है। इस ऋण से वो अपने लिए एक वाहन खरीद सकते हैं जो पैसेंजर वाहन होता है। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार बस सर्विस नहीं है या जीप टैक्सी कुछ नहीं चलती हैं, तो उनका हमने सर्वे कराया है और वहाँ पर हमने अपनी जो महिलाएं दीदियाँ हैं, जो उनको हमने आजीविका एक्सप्रेस उपलब्ध कराई हैं। आज के दिनांक तक 219 ऐसे आजीविका एक्सप्रेस हमारी महिलाएं चला रही हैं। कई जगह तो अच्छी बात है, खुद भी चला रही हैं, कई जगह उनके पुत्र या उनके पति आजीविका एक्सप्रेस चला रहे हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी योजना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारी जो महिलाएं, जैसे आपने बोला ना, अपने पति के लिए और पुत्र के लिए क्या कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर उन्होंने अपने ऐसा काम शुरू किया है कि जिसमें वो दूसरे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी 4-4, 5-5, 6-6 लोग जो ग्रामीण बेरोजगार युवा युवती हैं, उनको भी काम पर लगा रहे हैं। तो कहने का आशय ये कि जो कभी रोजगार मांगते थे, आज वो रोजगार देने वाले भी बन रहे हैं। बिल्कुल। तो सर, ये हम मानेंगे कि आजीविका मिशन का ही परिणाम है कि उनके कामों का परिणाम नहीं है, आजीविका मिशन का चमत्कार है। जी बिल्कुल, हम चमत्कार ही कहेंगे। हाँ बिल्कुल, जिससे ये महिलाएं जुड़ी और वो आज इतना आगे बढ़ रही है। तो सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जो ये महिलाएं, अब आपने कहा है कि कई ऐसी योजनाओं से जुड़ गई है, आजीविका एक्सप्रेस ऐसी है कि जिसमें खुद भी गाड़ी चला रही है, उसके बावजूद अगर हम देखें कि जो महिलाएं हैं, ये एक कोई नया व्यवसाय, जैसे आपने कहा, शुरू कर रही है, दूसरों को भी रोजगार दे रही है। वैसे ही अब एक कोदो कुटकी की बात करें या मिलेट्स की बात करें, अब जैसे हमारे देश ने अभी एक मिलेट ईयर भी मनाया है और लोगों को कहा है कि अब जैसे लोगों में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है तो मिलेट का ज़्यादा यूज़ करें, तो इसमें क्या काम हुआ है ये? देखिए, 2023 जो है ना, 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स इसको मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे ज़िले हैं, जैसे आप देख लीजिए डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, मंडला, शहडोल, और भी कुछ ज़िले हैं जहाँ पर जो मिलेट्स पहले से ही होते थे, और धीरे धीरे समय जब बीतता गया तो अब वो मिलेट्स से गेहूं और चावल पे आ गए हैं। जबकि मिलेट्स की अब डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, और हमें, क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो हमें इसको बढ़ावा देना है। तो हम ग्रामीणों को इस बारे में बात कर रहे हैं, उनसे उनको सलाह दे रहे हैं कि आप मिलेट्स जो है उगाइए, और प्रोसेसिंग के लिए हम कुछ जगह खुद भी प्रयास करेंगे। जैसे हमने प्रोड्यूसर कंपनीज़ बनाई हुई हैं, आपका मंडा, डिंडोरी, सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, और यहाँ तक कि मुरैना वगैरह में भी जो बड़े मिलेट्स हैं उनके लिए हमने प्रोड्यूसर कंपनीज़ बनाई हैं। मतलब हज़ारों की संख्या में महिलाएं उसके शेयर होल्डर्स होंगी उन कंपनीज़ की, और पूरा व्यापार वो आगे चलाएंगी। और जब मिलेट्स का, और जब वो सारे लोग उगाएंगे, उसको एक जगह पर इकट्ठा करके बेचा जाएगा, और यहाँ तक कि हम प्रोसेसिंग यूनिट भी उसके लिए लगा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इसमें महिलाएं आगे। और शायद सर, इसमें एक्सपोर्ट की भी बात कही जा रही है कि मिलेट को एक्सपोर्ट किया जाए, जो सिर्फ हमारे इंडिया में होता है, बाहर कहीं नहीं होता है। तो ऐसे भी कोई हमारे यहाँ पे मिलेट्स है जिनको कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है? नहीं, मिलेट्स तो कुछ और भी कंट्रीज हैं जहाँ पर होते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि अब इसकी डिमांड बढ़ रही है, अब लोगों ने रियलाइज़ किया है कि गेहूँ चावल के बजाय अगर हम कोदो कुटकी की ओर देखें तो उससे वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं।
जी जी। तो इसी धारणा के पीछे फिर हम लोग इस चीज़ को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। एक बार हम जो हमारे भारतीय जो बाज़ार है उसमें हम देखेंगे पूर्ति करने के काबिल हो जाते हैं, तो उसके बाद हम एक्सपोर्ट की भी इसके बारे में संभावनाएं तलाशेंगे और एक्सपोर्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सर जैसे आपने बताया कि आपकी जो महिलाएं हैं कई 160 गतिविधियों से जुड़ी है और 160 तरीके का काम करती है। उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि वो बैग्स बना रही है या मास्क बना रही है या जूट का कुछ काम कर रही है या मिट्टी का कुछ काम कर रहे हैं। तो उनको उनका जो मार्केटिंग है उसके मार्केटिंग के लिए हम देखते हैं कि बहुत कम जगह पे उनके मार्ट्स खुले हुए हैं। अब जैसे हम भोपाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक आजीविका स्टेट मार्ट खुला हुआ है, तो यहाँ हम जैसे लोग या कई बाहर के लोग आते हैं वो आके खरीदते हैं। ऐसे ही कितनी जगह आजीविका मार्ट खुले हैं जहाँ इनकी बनाई हुई चीज़ों को सेल किया जाए। देखिए, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं जो स्वसहायता समूह से जुड़ी हैं, जो भी उत्पाद बना रही हैं, पहले तो आपको ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो महिलाएं हमारे गोबर के कंडे के अलावा कुछ नहीं करती थी, आज वो इतने प्रोडक्ट्स बनाने लगी हैं। और इसमें दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। एक तो उनके खुद के इस्तेमाल के लिए हैं। अगर हमारी बहनें कोई प्रोडक्ट बना रही हैं, मतलब अगर वो प्रोड्यूसर हैं तो कंज्यूमर भी हैं। साबुन अगर है तो सबको चाहिए, तेल अगर है तो सबको चाहिए, मसाले हैं तो सबको चाहिए, तो ये सारी, और वॉशिंग पाउडर है सबको चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रोड्यूसर भी हैं, हम कंज्यूमर भी हैं। तो हमें एक नेटवर्क हम ऐसा तैयार कर रहे हैं कि इन चीज़ों के लिए हमारी महिलाएं बनाएं। और हमारी महिलाएं बाज़ार से क्यों खरीदें? अगर उनको शुद्ध मसाले यहाँ पर मिल रहे हैं कम दामों में तो यहाँ से वो खरीदें। मसाला एक उदाहरण बोलना, बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं। दूसरी चीज़ ऐसी है कि जैसे हैंडीक्राफ्ट से हैं या हैंडलूम की चीज़ें हैं, उनका उपयोग और लोग भी करते हैं। उसके लिए मतलब वो लगातार अगर बनाएंगे तो हमारी महिलाएं लगातार खरीद नहीं सकती, क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमको उनको बाजार में उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो हमने मध्य प्रदेश में 43 ऐसे आउटलेट्स, जिसे हम कह रहे हैं रूरल मार्ट कह रहे हैं, स्थापित किए हैं। तो एक लोगों में जागृति आएगी कि हाँ भाई, उनको पता चलेगा कि गांव की महिलाएं इतना अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक आउटलेट यहाँ पर खोला है और मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छी सेल होगी और जिन उत्पादों की अच्छी डिमांड आएगी उन उत्पादों में फिर हम और आगे चल के उसको स्केल अप करेंगे, वृद्धि करेंगे और ज़्यादा उत्पादन उसका होगा। ऐसा भी कुछ आपने कोई शुरू किया है कि जो गोबर से लोग जैसे गो कास्ट बनाते हैं या कुछ और प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे कि इको फ्रेंडली चीज़ें बने? भी आप देखिए, अब दीपावली आने वाली है तो हमारी जो दीदियाँ हैं इन्होंने पिछले साल भी बहुत सारे दिए वगैरह और बहुत सजावट के सामान गोबर से बनाए हैं। इसके अलावा यहाँ तक कि गोबर के गमले बनाए हैं। गमले में आप पौधा लगाएंगे, उसको ज़मीन में गाड़ दीजिए और गमला भी धीरे धीरे उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर वो इको फ्रेंडली तो है ही और बायोडिग्रेडेबल है और खाद का भी काम करेगा। तो इस प्रकार के गमले भी बना रहे हैं और गोबर से में कलाकृतियाँ भी बना रहे हैं। वो गोबर में भगवान की चित्र भी बना रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गोबर से बन रही हैं और अभी दीपावली आ रही है, आप देखिए बाजार में बहुत सारे ऐसे उत्पाद गोबर से बने हुए भी आपको दिखाई देंगे। तो सर, जैसे आपने बताया था कि आजीविका मार्ट के तहत उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही है, लोग जैसे आपने बताया अभी 44 है, लेकिन और भी बढ़ जाएंगे ऐसे आजीविका मार्ट। लेकिन जब हमें इनकी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो क्या ऑनलाइन भी कोई आपने व्यवस्था की है? हाँ, एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे आजीविका का एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, आजीविका नाम से ही हम उस वेबसाइट को ओपन करें और हम वहाँ से हम इनके प्रोडक्ट्स खरीद ये है। हमने पहले से ही इसको एक बनाया हुआ आजीविका मार्ट पोर्टल हमारा है जी, जिसमें हमने, लेकिन हम ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करते। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आपने ऑर्डर दिया तो हम आपको सामान पहुंचा दें। वहाँ व्यवस्था ये की गई कि हमने जो भी हमारे उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर से हैं, उनके नाम, पते, फ़ोन नंबर वगैरह दिए हुए हैं और जो उत्पाद उनका है उसका फ़ोटो लेके उसमें हमने दिया हुआ है, उस पोर्टल में अवेलेबल है। और आप एज ए बायर उस पर रजिस्टर करा सकते हैं और रजिस्टर कराने के बाद आप जो भी उत्पादक हमारे हैं उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उनसे टच में आ सकते हैं। फिर आप और उनके बीच की बात है कि वो आप क्या ख़रीदना चाहते हैं, कितने पैसे में ख़रीदना चाहते हैं। इसमें हम बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन विषय है और वैसे भी अगर बायर और सेलर दोनों बात करें तो हमें बीच में आना भी नहीं है। मतलब दीदियाँ ही खुद ही नेगोशिएट करे, खुद ही अपने दाम तय करे और उसको और इसमें अच्छी बात है कि पिछले जो हमने जब से आजीविका मार्ट पोर्टल बनाया है करीब 750 करोड़ रुपए का व्यापार इसमें हुआ है। और सर, अब मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपने महिलाओं को जिस तरीके से
वो काम कर रही हैं, इकोनॉमिकली आपने उनको इतना आगे बढ़ाया है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम हुआ है। तो इसके अलावा उनका सोशल डेवलपमेंट सामाजिक रूप से कितनी सुदृढ़ हो गई है, इस बारे में आप बताइए। आपने सोशल ही नहीं, आपने पॉलिटिकल भी पूछना चाहिए। जी। सोशल में तो आप ये देखिए, जो जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उसमें हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। जी। इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाखों ऐसी महिलाएं हमारी हैं, दीदियां हमारी हैं, जो शादी से पहले 8वीं पास, 8वीं फेल, 6ठी फेल, 5वीं पास थी। उनमें से ग्रेजुएट बन गई हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बन गई हैं, MSW किया है। मतलब शादी के बाद भी उनको घर से सपोर्ट मिला समूह से जुड़ने के बाद, और उनको ये पता चला कि पढ़ने लिखने वाले व्यक्तियों के लिए का कदर दूसरी होती है और वो बहुत सारे काम कर सकते हैं समाज में। तो बहुत सारी, और मैं आपको बताऊं ऐसे भी उदाहरण हैं जहां माँ और बेटी दोनों ने 10वीं पास एक साथ किया, या 12वीं पास एक साथ किया। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है। अलीराजपुर, झाबुआ, ये वाले ज़िले हैं, यहाँ पर महिलाएं खासतौर पर जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, हिंदी नहीं बोलती थी, अपनी डायलेक्ट बोलती थी। आजीविका मिशन का ही कमाल है कि वो लोग आपस में लगातार बैठक, लगातार प्रशिक्षण के बाद और अच्छी खासी हिंदी बोलती हैं और आपस में वो हिंदी में बात करती हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सामाजिक चीज़ें जैसी जो भी कुरीतियाँ हैं सामाजिक, जैसे दहेज प्रथा है या अर्ली मैरिज है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मृत्यु भोज है, इन चीज़ों में भी हम जागरूक करते हैं। भाई ऐसी चीज़ों में आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़िए, बताइए, समाज को जागृत कीजिए, और हो रहा है बहुत अच्छा इसमें परिवर्तन आया है। पॉलिटिकल का जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल में आप देखिए कि 17,000 महिलाएं पिछले साल हमारे जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें अलग अलग पदों पे चुन के आई हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है और आने वाले समय में और भी आएंगे। अब जैसे सर वो सरपंच बन ही गई है, तो अब लगता है कि उन्हीं में से कोई ना कोई एक नई नहीं, पार्टी सरपंच ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनी है हमारे। जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जनपद उपाध्यक्ष हैं, जनपद सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। तो हर जगह पर जहाँ भी संभव होता है वहाँ पर हमारी दीदियाँ पहुँची। तो हो सकता है कि भविष्य में हम ये भी देखें कि कोई इन्हीं दीदियों में से कोई ना कोई विधायक बन जाए, या हो सकता है कोई मंत्री पद पर भी पहुँच जाए। ये भी संभावनाएं देखने को मिलती है कि अगर वो आजीविका मिशन से जुड़ी रहेंगी तो शायद यहाँ तक भी पहुँच पाएंगी। नहीं, बन सकती हैं, उनमें काबिलियत है जी, उनमें काबिलियत है, वो बन सकती हैं। अब वो समाज में मतलब अपने घरों से बाहर निकल के आई हैं, तो उनको पता चल गया कि सब उनको समझ में आ गया कि वो कुछ भी कर सकती हैं। जो काम पुरुष कर सकते हैं, जो काम शहरी महिलाएं कर सकती हैं, वो हमारी ग्रामीण दीदियां भी कर सकती हैं। तो सर अब आप बताइए कि इतनी महिलाएं, जैसे आपने 160 गतिविधियां बताई, नई जैसे हमने दीदी का कैफ़े का कॉन्सेप्ट देखा, समृद्ध गांव का कॉन्सेप्ट देखा, और अब आजीविका एक्सप्रेस जैसी चीज़ जिसमें महिलाएं खुद गाड़ियां चला रही है और नए नए बिजनेस स्टार्ट करेगी जिसमें दूसरे लोगों को भी रोजगार देगी। इसके अलावा ऐसी कौन सा आपको ऐसा लगता है या आपका ऐसा कोई सपना हो कि जो महिलाएं उन ऐसी गतिविधियों से जुड़े कि जिससे कि एक जैसे पूरा गांव उसमें जुड़ जाए या कई ऐसे लोगों को रोजगार मिल जाए, ऐसा भी कुछ आपने देखिए, सोचा है मेरा तो क्या? सपना, जो आपने सपना बोला, ये है कि हमको हर ज़िले में, हर ब्लॉक में ऐसे सेंटर बनने चाहिए जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों महिलाएं आजीविका गतिविधियाँ करें और लोगों को पता चले और उसके बाद उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था हो। लेकिन अल्टीमेट सपना ये है कि हमारी जितनी दीदियाँ जुड़ी हैं वो सब लखपति बन जाएं, सब लोग कम से कम 12,000 रुपया महीना कमाना शुरू कर दें, कम से कम, और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। उनको किसी के आगे न झुकने की आवश्यकता पड़े, न किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़े, न किसी के आगे गिड़गिड़ाने की आवश्यकता पड़े, और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक पूरा सम्मानपूर्वक जीवन अपना बिताएं। ये सपना है जी। तो सर आपका सपना है लखपति बन जाए सारी दीदियाँ, तो हो सकता है कि आगे चल के यही दीदियाँ करोड़पति की भी श्रेणी में आज हम लखपति की बात करते हैं, आगे चल के करोड़पति दीदियों के नाम से हम जानेंगे इन्हें। हाँ, हो सकता है, उसमें कोई शक नहीं है। लखपति ही करोड़पति बनते हैं, सीधे करोड़पति नहीं बनते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कई दीदियाँ ऐसी हैं, अभी हम लखपति जो साल में कहते हैं, जो महीने में भी लखपति बनने वाली है, मतलब 50,000 से ऊपर आय अर्जन करने वाली हमारे पास सैकड़ों महिलाएं हैं, जो आने वाले 1-2 साल में 1 लाख से ऊपर प्रति माह पहुंच जाएंगी। अब आजीविका मिशन किस दिशा में काम कर रहा है कि जिससे कि इसे एक, आज तो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का आजीविका मिशन जो जाना जाता है, खास तौर पे जब से मैंने आपको देखा है कि आप आजीविका मिशन से जुड़े हैं और आज इस मुकाम तक पहुंचा है, और आपकी क्या मंशा है कि आजीविका मिशन कहाँ तक जाए, उसको कि इंटरनेशनली
हमारे इस आजीविका मिशन को, मध्य प्रदेश के देखिए, आजीविका मिशन को एक जो नई आपने पहचान मंशा मिली की है। बात कही है जी। कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है और हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाना है, जी। तो हम जब भी कभी आगे चल के हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारी महिलाओं का नाम आए कि सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ी भूमिका ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों ने आत्मनिर्भर बनाने में अदा की है। और यही मैं चाहता हूँ कि ऐसा अगर हो, और जो होना भी है ऐसा होना ही है आखिर चल के, ऐसा होगा तो इसमें हम लोग भी, मैं भी सोचूंगा कि मेरा भी जीवन सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और आपने आजीविका मिशन के साथ जुड़ के आजीविका मिशन को इतना आगे बढ़ाया। दीदियों को, हमारी दीदियों को लखपति बनाने तक का जो एक सफ़र रहा, ये बहुत ही शानदार रहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।